हेलो एंड वेलकम टू भोपाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जीआईबी का जो पेपर 4 कर रहे हैं RBWM यानी रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट न्यू सिलेबस के हिसाब से उसका मॉडल बी का यूनिट 6 करेंगे, जिसका नाम है क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो ये क्रेडिट कार्ड का एक फ्लो चार्ट शुरू में ही दिया हुआ है कि एक इसका कार्ड इशूइंग बैंक रहेगा। बेसिकली ऐसे वीज़ा, मास्टर कार्ड ये सब रहते हैं। उसमें दो टाइप के बताए गए। सबसे मेन एक है प्रोप्राइटरी कार्ड और दूसरा है को ब्रांडेड कार्ड। तो प्रोप्राइटरी कार्ड बेसिकली क्या होता है, ये जो बैंक्स अपना खुद के कार्ड इशू करते हैं अलग अलग क्लास के, चाहे क्लासिक, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, टाइटेनियम, ये सब रहते हैं। को ब्रांडेड का मतलब होता है कि बैंक जो है किसी कंपनी के साथ टाई अप कर लेते हैं, जैसे किसी ऑयल कंपनी के साथ या रेस्टोरेंट के साथ। आजकल तो ऑनलाइन डिलीवरी पार्टनर्स के साथ भी करने लगे हैं। तो ये सब हो जाते हैं को ब्रांडेड कार्ड्स। ठीक है, बिफोर मूविंग एनी फर्दर, please pause the video and go through the copyright disclaimer that this video is for educational purposes only. अच्छा, ग्लोबल सिनेरियो क्या चल रहा है इस समय। देखिए, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, एक थिन प्लास्टिक कार्ड होता है जिसका साइज़ होता है 3 1/8 इंचेस एंड 2 1/8 इंचेस। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है आपकी आइडेंटिफिकेशन रिलेटेड, आपका सिग्नेचर या कभी कभी पिक्चर भी रहते हैं, मतलब फ़ोटो भी रहती है। यानी जो भी पर्सन इसमें नेम होता है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वही इसके चार्ज परचेज वगैरह कर सकता है और सारा अकाउंट उसी का मेंटेन होता है। जो चार्जेस वगैरह होते हैं वो पीरियडिकली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्रेडिट कार्ड के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, बाय नाउ पे लेटर, मतलब अभी खरीद लो आप और पेमेंट बाद में करना। क्रेडिट कार्ड्स कब से शुरू हुए थे, सन 1800 के आसपास शुरू हुए थे। जो पहला यूनिवर्सल क्रेडिट कार्ड था जो कि स्टोर बिजनेस के लिए आया था, वो डाइनर क्लब ने इंट्रोड्यूस किया था 1950 में। ये एक हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन एक तरह से कि डाइनर क्लब 1950 फर्स्ट क्रेडिट कार्ड। उसके बाद अगला यूनिवर्सल मेरिट क्रेडिट कार्ड आया, उसका नाम था डोंट लीव होम विदाउट इट। ये उसका टैगलाइन रखा था कि डोंट लीव होम विदाउट इट। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1958 में। इसके बाद बैंक ऑफ अमेरिका कैलिफोर्निया ने एक नया कार्ड शुरू किया था। इसका नाम था, पहला मतलब नेशनल बैंक प्लान था, बैंक अमीर कार्ड। ये इसका जो इस सिस्टम का लाइसेंस स्टार्ट हुआ था 1966 से, और इसको दोबारा रीनेम किया गया वीज़ा से 1976 में। तो जो आप वीज़ा सुनते हैं उसकी हिस्ट्री यहाँ से निकल के आती है। इसके बाद मास्टर कार्ड वगैरह और भी थे जो इसमें इन्वॉल्व होने लगे, मतलब और कंपनीज भी आने लगी। इंडिया का क्या सिनारियो है, सिटी बैंक और HSBC जो थे वो इसमें इंडियन क्रेडिट कार्ड मार्केट में 1980s में शुरू किया था उन्होंने इंडिया में। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब अब बैंक ऑफ इंडिया, ये सब शुरुआत में इन्होंने शुरू किया है क्रेडिट कार्ड धीमे धीमे। सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, SBI, ICI, HDFC, ये सब क्रेडिट कार्ड मार्केट को करीब 90% तक मार्केट शेयर इन्हीं के पास है। ठीक है, मेनली क्रेडिट कार्ड जो इशू होते हैं वो बैंक द्वारा इशू होते हैं दो फॉर्मेट्स में, हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं। एक है आपका प्रोप्राइटरी फॉर्मेट ये वाला, और दूसरा है आपका को ब्रांडेड फॉर्मेट। तो जो बैंक इशू करते हैं कार्ड अलग अलग ब्रांड नेम, जैसे क्लासिक, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, टाइटेनियम, इसमें कैश विड्रॉल लिमिट रहती है और अन्य फैसिलिटीज़ रहती हैं। ये सब होता है प्रोप्राइटरी कार्ड में आता है। ठीक है, प्रोप्राइटरी कार्ड। और दूसरा होता है को ब्रांडेड फॉर्मेट। इसमें क्या करते हैं, बैंक टाई अप करते हैं, जैसे कि होटल्स के साथ, ऑयल कंपनी के साथ, एयरलाइन कंपनीज के साथ, या ऑनलाइन शॉपिंग जो होते हैं आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन सब के साथ टाई अप करते हैं और इसके साथ जो वो कार्ड देते हैं उसको बोलते हैं को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। NPCI क्या होता है, NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इंडिया के अंदर रिटेल पेमेंट एंड बिल सेटलमेंट सिस्टम संबंधित एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सबको गवर्न करती है। इसकी इनिशिएटिव RBI द्वारा लिया गया था। RBI और IBA यानी इंडिया बैंक्स एसोसिएशन ने मिलकर के इसको शुरू किया था। अंडर PSS एक्ट यानी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। ठीक है, जिससे कि इंडिया में पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम प्रॉपर हो सके। रुपए जो है ये एक नया कार्ड सिस्टम है जो कि NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। और पूरी तरह से RBI का एक ऐसा विजन है कि वो एक डोमेस्टिक यानी घरेलू ओपन लूप मल्टीलेटरल सिस्टम तैयार कर सके इंडियन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। मतलब कुल मिलाकर रुपए जो है वो एक तरह से मास्टर और वीज़ा का रिप्लेसमेंट है इंडिया की तरफ से। NPCI जो है रुपए क्रेडिट कार्ड, रुपए डेबिट कार्ड, रुपए प्रीपेड कार्ड, ग्लोबल कार्ड, ये सब ऑफर करता है। ये रुपए क्रेडिट कार्ड के अलग अलग टाइप दिए हुए हैं, रुपए सेलेक्ट, रुपए प्लेटिनम, रुपए क्लासिक। भारत की और क्या है, ये QR कोड है जिसमें ब्लैक स्क्वायर्स अरेंज रहते हैं कि स्क्वायर में। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड, आपको पता है QR क्या होता है, जो एक इमेजिंग सर्विस होता है कैमरा से, और इसमें मर्चेंट संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन रहती है इस QR के अंतर्गत। ठीक है, ये भी NPCI ने मास्टर कार्ड के साथ कोलैबोरेट करके डेवलप किया था। और उसके बाद इसमें बाद में ये इंटरऑपरेबल भी है। ठीक है,
जो कि वीज़ा के साथ इंटरऑपरेबल काम कर सकता है। 2016 से ऐसा हो रहा है। ये क्या फैसिलिटेट करता है? ये फैसिलिटेट करता है कि आप पैसा एक सोर्स से दूसरे सोर्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना किसी फिजिकल कार्ड या पॉस टर्मिनल के। सिर्फ क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके, भारत क्यूआर का इस्तेमाल करके आप एक सोर्स से दूसरे सोर्स में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो मनी ट्रांसफ़र होगा भारत क्यूआर के थ्रू, वो डायरेक्टली जो भी यूज़र का लिंक बैंक अकाउंट होगा उसमें सीधे ट्रांसफ़र रहेगा, चाहे वो शॉपकीपर हो या कोई नॉर्मल यूज़र हो। ये क्या प्रोवाइड करता है? कॉमन इंटरफेस प्रोवाइड करता है रुपे, मास्टर कार्ड, वीज़ा, अमेरिकन एक्सप्रेस, इन सब के बीच में। क्योंकि ये सब अलग अलग प्रोप्राइटरी सिस्टम है ना, इन सब के बीच में कॉमन सिस्टम क्या बना रहा है? भारत क्यूआर। ये एंड्रॉयड और iOS दोनों ही डिवाइसेस पे काम करता है। जो क्यूआर कोड पेमेंट सिस्टम है वो क्या क्या, उसमें कौन कौन सी पार्टीज है उसमें? एक तो रहता है अक्वायरर। अक्वायर मतलब जो मर्चेंट ऑनबोर्डिंग, मर्चेंट मैनेजमेंट और मोबाइल एप्लीकेशन इन सबको बैंक करता है, वो अक्वायरर होता है। इशूर कौन होता है? कंज्यूमर, मतलब ऑनबोर्डिंग कस्टमर एंड कंज्यूमर मोबाइल ऐप सोल्यूशन, ये इशूर का काम हो गया। फिर होता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग इंजन एंड जो कि एंड ट्रांजैक्शन रूटिंग इंजन प्रोसेस करता है, ठीक है। तो तीन पार्ट में, इनको तीन पार्टीज माना है, एक्वायरर, इशूअर और एनपीसीआई क्या हो गया आपका? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग इंजन, ठीक है। एक्वायरर जो कि सारा ऑनबोर्डिंग कर रहा है, मर्चेंट्स को उस पर ला रहा है, वो वाला हो गया। इशूअर क्या होगा? जो इशू कर रहा है, जैसे कि आपका मास्टर वीज़ा, ये सब जो लोग काम कर रहे हैं। और एनपीसीआई क्या कर रहा है? इन सबको एक तरह से प्रोसेस कर रहा है, इनका जो जितना भी ट्रांजेक्शन है उसको प्रोसेस करने का काम कर रहा है। जो भारत क्यूआर कोड है ट्रांजेक्शन, उसके क्या क्या फीचर्स हैं? एक तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत लो कॉस्ट है। दूसरा रिमोट मैनेजमेंट है इसका मर्चेंट और कंज्यूमर्स का। उसके बाद ये इंटर ऑपरेबल क्यूआर कोड रहते हैं। इसमें पुश पे ट्रांजैक्शन है, ठीक है। पुल बेस होता है, पुश पे होता है, इसमें पुश बेस है, ठीक है। किसी तरह की किसी स्टोर या किसी चार्ज स्लिप पे कोई वो नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब क्योंकि सब कुछ आपको क्यूआर कोड पे प्रॉपर्ली मैसेज के थ्रू प्राप्त हो जाता है। इंस्टेंट पेमेंट नोटिफिकेशन आ जाता है मर्चेंट पास भी और कंज्यूमर के पास भी। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो है वो अवेलेबल रहती है ऐप पे। और जो कार्ड डिटेल्स हैं वो कंज्यूमर को डिस्क्लोज नहीं करने पड़ते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है, तो आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है, स्पेशली फाइनेंशियल प्राइवेसी। क्या क्या फीचर्स होते हैं क्रेडिट कार्ड के? क्रेडिट कार्ड जो है वो ग्लोबली एक्सेप्टेबल होते हैं वीज़ा और मास्टर कार्ड की हेल्प से। जो क्रेडिट कार्ड्स हैं उनमें लिमिट ऑफ यूसेज रहता है, इसको बोलते हैं कार्ड लिमिट, ठीक है। एक अपर लिमिट रहता है जिससे ज़्यादा यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। क्रेडिट कार्ड्स में एक रेगुलर बिलिंग साइकिल रहता है। बिलिंग डेट और ड्यू डेट जो पेमेंट की होती है वो बिलिंग डेट से ही डिसाइड करी जाती है। जो जितना भी द पीरियड आफ्टर विच पेमेंट इज टू बी मेड आफ्टर द बिलिंग डेट इज कॉल्ड द फ्री क्रेडिट पीरियड। मतलब समझ लीजिए बिलिंग डेट अगर मान लीजिए आपकी 1 तारीख है और आपको पेमेंट करना है 20 तारीख तक, तो 1 से 20 तक आपका जो पीरियड हो गया उसको क्या बोलेंगे? फ्री क्रेडिट पीरियड, ठीक है। यूजुअली ये क्या होता है? 20 से 50 दिन होता है, जो कि हर बैंक का अलग अलग रहता है। ये भी आप लोग को पता होगा कि इसमें रिवॉर्ड सिस्टम भी रहता है, जिससे कि लोगों के अंदर एंटाइसमेंट बढ़े और फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें, ये उनको प्रमोट करने के लिए। एक और प्रमोशनल कॉन्सेप्ट होता है क्रेडिट कार्ड्स का, जो कि कैशबैक ऑफर वगैरह रहता है, कि जो भी यूटिलाइज़ करेंगे आपसे कैशबैक मिलेगा। तो कुल मिला के ये लोग यूज़र को इंसेंटिवाइज करते हैं, जिससे कि क्रेडिट कार्ड का यूजेज बढ़े। जो इंसेंटिवाइजेशन रहता है वो 2 से 10% के बीच में रहता है लगभग, जो बैंक टू बैंक वेरी करता है। कैशबैक ऑफर जो होता है वो हमेशा टोटल अमाउंट पे कैप रहता है, कि उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ 2000 2500 ऐसा रहता है। जो पेमेंट होता है, जो भी कार्ड का आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं टाइम का पीरियड, वो अलग अलग तरह से उसका डिफरेंट वेज होता है पेमेंट करने का। पेमेंट आप चाहे तो पूरा भी कर सकते हैं, या कुछ एक मिनिमम अमाउंट रहता है वही पे कर सकते हैं। 10% 20% वो लिखा रहता है उस पर कि मिनिमम अमाउंट कितना करता है। तीसरा ऑप्शन होता है पेमेंट का, कि आप उसको चाहें तो आउटस्टैंडिंग जो भी अमाउंट है उसको एक ईएमआई में कन्वर्ट करा लें और एज अ लोन उसको मान लें, और ईएमआई में धीमे धीमे देते रहें। जो चार्जेस फॉर लेट पेमेंट होता है वो ड्यू डेट के बाद कलेक्ट किया जाता है। लेट फीस जो है वो 200 से 500 रुपये तक हर बैंक में अलग अलग वेरी करती है। जो कार्ड है वो कभी कभी फ़ोटो के साथ भी इशू किए जाते हैं, एक एड ऑन फीचर है। लाइबिलिटी जो कार्ड होल्डर की होती है, अगर कार्ड खो जाता है या उसमें से कोई मतलब अगर छोटे अमाउंट का कार्ड है वो खो जाता है, तो पूरी लाइबिलिटी किसके पास है? ये क्रेडिट कार्ड होल्डर के पास है। यूजुअली जो लाइबिलिटी होती है वो 1000 रुपये तक की रिस्ट्रिक्ट करी गई है, और बैलेंस लाइबिलिटी अगर कोई भी है तो वो कार्ड इशूअर जो है उसको बॉन्ड करता है, मतलब कि उसको बेयर करता है। Liability for lost card can be controlled from the time the loss is reported to the card and centers which operate on 24 आवर। अगर कार्ड खो जाता है और आप रिपोर्ट करते हैं कार्ड लॉस से, मतलब उसके कस्टमर केयर को, तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो ऑपरेट होगा। अदरवाइज मेन चीज़ ये है कि इसकी लाइबिलिटी है वो शिफ्ट हो जाती है किसमें? कार्ड इशू के ऊपर।
फॉर ऑनलाइन परचेजेस यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स एडिशनल पासवर्ड प्रोटेक्शन, लाइक अगर आप ऑनलाइन यूज़ करते हैं क्रेडिट कार्ड्स को तो उसके लिए पिन फॉर एटीएम और ओटीपी वो सब चीज़ें आप लोगों को पता है, वो सब यूटिलाइज होता है जो जिससे कि सेफ्टी बनी रहे। कुछ बैंक जो है उसके साथ में क्रेडिट कार्ड के साथ में पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस वगैरह भी देते हैं 1 से 10 लाख तक का, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ कार्ड के ऊपर। क्रेडिट कार्ड इशूइंग प्रोसेस क्या है? क्रेडिट कार्ड इशू होने का देखिए पहले तो क्या होता है, एक एप्लीकेशन ऑनलाइन ली जाती है, उसके बाद एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद उसको एनालाइज किया जाता है क्रेडिट स्कोर वगैरह, और फिर डिसीजन लिया जाता है कि टाइप ऑफ कार्ड कौन सा दिया जाएगा, और उस पर इशू ऑफ कार्ड किया जाता है, पिन वगैरह मेल मतलब कि बाय पोस्ट भेजा जाता है। डिस्पैच कार्ड क्या आता है, रिसिप्ट की एक्नॉलेजमेंट ली जाती है कि जो भी प्राप्त कर लिया जाएगा उसकी रिसिप्ट ली जाएगी, और फिर कार्ड ऑपरेशन होता है। चार्जेस क्या क्या रहते हैं? फाइनेंस चार्जेस, मिनिमम अमाउंट ड्यू रहता है उसके चार्जेस रहते हैं, मैक्सिमम इंटरेस्ट फ्री पीरियड रहता है, होता है ना 20 से 50 दिन वाला, एनुअलाइज परसेंटेज रहता है, इसका जो परसेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 48 से 50% पड़ता है अगर आप कंपाउंडिंग में देखेंगे तो। अन्य चार्जेस और पेनल्टीज वगैरह रहता है। एलिजिबिलिटी क्या है क्रेडिट कार्ड लेने के लिए? एक तो 18 साल से ऊपर एज होनी चाहिए, केवाईसी नॉर्म्स कंप्लाई होनी चाहिए, एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए जिससे कि अपना क्रेडिट बिल साइकिल जो है उसके आपसे पे कर सकें, चाहे सैलरी हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉय हो, और एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री यानी सिविल स्कोर या ट्रांसफर स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए। क्रेडिट स्कोरिंग मॉड्यूल हैं जो क्रेडिट कार्ड्स के, वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है मतलब पार्ट 1 डील्स विद द क्राइटेरिया टू टेक अ डिसीजन टू इशू अ कार्ड और नॉट। ठीक है, तो पहला पार्ट ये होगा कि कार्ड इशू करना है कि नहीं करना है, ये कार्ड इशूअर देखेगा। पार्ट 2 डील्स विद द स्कोरिंग ऑफ वेरियस पैरामीटर सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट। दूसरा क्या होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेंट सबमिट करेगा उसमें अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की स्कोरिंग, कि भाई कितना सैलरी कितनी है, या क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, या यूटिलाइजेशन ये कैसा करते हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा। फिर हम टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड फिर से हम वही बात करेंगे, प्रोप्राइटरी कार्ड और को ब्रांडेड कार्ड जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वही सेम चीज़ है, प्रोप्राइटरी कार्ड मतलब बैंक का खुद का कार्ड हो गया, को ब्रांडेड मतलब बैंक ने किसी के साथ टाई अप किया है, किसी होटल, ऑयल कंपनी, एयरलाइन, ऑनलाइन डिलीवरी, ऑनलाइन वेबसाइट, शॉपिंग वेबसाइट, इन सब के साथ, तो उसे को ब्रांडेड बोलेंगे। प्रीपेड कार्ड क्या होता है? प्रीपेड कार्ड होता है, ये देखिए एक तरह से इसमें आप क्रेडिट कार्ड में आपने बाय नाउ पे लेटर होता है, इसमें उल्टा समझ लीजिए आप कि आपने प्रीपेड, जैसे प्रीपेड फ़ोन और प्रीपेड पोस्टपेड होता है उसी तरह से प्रीपेड वाला है ये, कि आपने पहले पेमेंट कर दी और आपको एक कार्ड इशू हो गया और उसको आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको कैश कैरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उस कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। प्रीपेड कार्ड बहुत हद तक डेबिट कार्ड की तरह होते हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें पहले हो जाता है पेमेंट। ठीक है, इसमें इसमें भी नीचे स्ट्राइप रहती है, नीचे नेम ऑफ द कंपनी रहता है जिसने कार्ड इशू किया, कार्ड नंबर रहता है। एनपीसीआई जो है रुपए प्रीपेड कार्ड भी ऑफर करता है अलग अलग वेरिएंट में। ये गिफ्ट कार्ड भी हो सकते हैं, पेरोल कार्ड भी होते हैं, स्टूडेंट कार्ड या वर्चुअल कार्ड किसी भी तरह के हो सकते हैं। प्रीपेड कार्ड इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई की बात करी जा रही है कि ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लोज सिस्टम पीपीआई, एक होता है सेमी क्लोज पीपीआई, और एक होता है ओपन सिस्टम पीपीआई। तो ये जो पीपीआई होते हैं क्लोज सिस्टम, ये इशू किए जाते हैं एंटिटी से जिससे कि परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंटिटी द्वारा की जा सके, और ये किसी प्रकार कैश विड्रॉल अलाउ नहीं करते हैं। फिर ये जो सेमी क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई होते हैं, दिस पीपीआई है यूज्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज रेमिटेंस। ये भी आपका परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिलेटेड होता है। फाइनेंशियल सर्विसेज, रेमिटेंस यानी इधर उधर पैसा भेजने के लिए, इन सब के लिए यूटिलाइज होता है। ओपन सिस्टम पीपीआई क्या होता है? दिस पीपीआई आर इशूड ओनली बाय बैंक्स एंड आर यूज्ड एट एनी मर्चेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स, रेमिटेंस फैसिलिटीज, इशुएंस, लोडिंग एंड रीलोडिंग। इसमें खास बात यह क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ बैंक के द्वारा इशू किए जाते हैं। ये भी परचेज ऑफ गुड सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, रेमिटेंस आदि इत्यादि के लिए यूटिलाइज किए जा सकते हैं। पीपीआई इशूअर जो होते हैं वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि कोई भी किसी का पीपीआई बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, किसी भी तरह का कोई पेमेंट इशूअर मतलब पेबल नहीं होगा, इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलता उस पर, ना मिलता है ना आपको देना है। कैश लोडिंग जो पीपीआई की होती है वो बेसिकली 50,000 पर मंथ तक लगभग रहती है ओवरऑल लिमिट के हिसाब से। जो पीपीआई है मतलब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं वो एज ए कार्ड, एज ए वॉलेट या किसी और प्रकार से भी इशू किए जा सकते हैं। इशूअर जो है वो इस पर क्रॉस बॉर्डर आउटवर्ड ट्रांजैक्शन की अगर एक्सप्लिसिट रिक्वेस्ट करी जाती है कि हमें इंडिया से बाहर भी पैसा के लेन देन करना है, तो उसके लिए आउटवर्ड ट्रांजैक्शन के लिए वो इनेबल कर सकते हैं, या अदरवाइज़ वो ऑटोमेटिक इनेबल नहीं रहते हैं। इसमें जो पर ट्रांजैक्शन लिमिट भी रखी जाती है 10,000 रुपये रखी जाती है पर मंथ के हिसाब से, और जिसमें और टोटल जो है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए 50,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये दिया किया गया है। ठीक है, वैसे 10,000 है, क्रॉस बॉर्डर के लिए 50,000 है। अब बात करते हैं डेबिट कार्ड की। जो डेबिट कार्ड होते हैं वो क्रेडिट कार्ड से बिल्कुल अलग होते हैं, एकदम उल्टे होते हैं, समझ लीजिए। जैसे कि पहले ही बताया गया है कि जो क्रेडिट कार्ड होते हैं बाय नाउ पे लेटर के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। डेबिट कार्ड किस पे करते हैं? बाय नाउ पे नाउ।
अभी आपने लिया, अभी आप पेमेंट कर दीजिए। जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है डेबिट कार्ड का वो ये है कि ये पॉइंट ऑफ जहाँ भी आप परचेज कर रहे हो वहीं पर आपको तुरंत पेमेंट करना है, और जो आपका अकाउंट बैलेंस है उससे डायरेक्ट में पैसा डिडक्ट हो जाएगा। आरबीआई की गाइडलाइन क्या है? In a bid to make transactions through debit card and credit card more secure and convenient, RBI has issued new guidelines that come into effect 1 अक्टूबर 2020 से। तो RBI ने नई गाइडलाइंस क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए दी हैं। तो ऑल जो भी कब से दी हैं, 1 अक्टूबर 2020 से। जो भी नए क्रेडिट और डेबिट कार्ड इशू किए जाते हैं बैंक से, सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स के लिए रहते हैं या एटीएम्स के लिए रहते हैं। आप चाहें तो उसको बाद में इंटरनेशनल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, या तो बैंक में या फिर आपको ऐप पे भी कभी कभी ऑप्शन रहता है। सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूजर्स जो हैं वो अपनी ट्रांजेक्शन लिमिट को सेट कर सकते हैं कि उन्हें कितना रखना है। कार्ड इशू, जिससे कि फ्रॉड्स को प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली ये किया गया है। कार्ड यूजर्स नाउ हैव एन ऑप्शन टू ऑप्ट इन और आउट ऑफ सर्विसेज। कार्ड यूजर्स जो भी हैं, यूजर्स जो भी कर रहे हैं, उनके पास ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट का ऑप्शन भी रहता है। तो वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। कॉन्टैक्टलेस के लिए कि मतलब कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन करने हैं कि नहीं, इसके लिए उन्हें पास येस और नो का ऑप्शन है एक तरीके से। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि कभी भी फ्रॉड नहीं हो सकता आपके कार्ड से, और एक सर्टेन लिमिट सेट कर देंगे तो फ्रॉड प्रिवेंट होता है। को ब्रांडेड कार्ड क्या होते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। को ब्रांडेड कार्ड मतलब जब किसी के साथ टाई अप होता है, किसी एयरलाइन के साथ, किसी होटल चेन के साथ, किसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के साथ, तो ये को ब्रांडेड कार्ड इसको बोलते हैं। कॉन्टैक्टलेस कार्ड क्या होता है? कॉन्टैक्टलेस कार्ड क्या है? एक तरह से फास्टर पेमेंट का तरीका है। इसमें आपको पिन नहीं डालना होता, इसमें लिमिट रहती है कि 5,000 के नीचे का पेमेंट है, तो आप सिर्फ और सिर्फ मतलब कार्ड सिर्फ आप स्वाइप नहीं करना, आपको सिर्फ उस पर टच करना होता है, उसके हिसाब से पेमेंट हो जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कॉन्टैक्टलेस कार्ड, कि आपने उसको उसकी रेज जो होती है उससे कैच कर लेता है। इंस्टेड ऑफ डिपिंग और स्वाइपिंग द कार्ड एट द बिलिंग काउंटर, सिंपली वेव और टैप द कार्ड। टैप इज द राइट वर्ड, टच वॉज द रॉन्ग वर्ड। तो आप टर्मिनल पे जब उसको टैप कर देते हैं तो आपका बिना पेमेंट के एंटर करे हुए 5,000 तक का पेमेंट हो जाता है, बिलो 5,000। ये जो कार्ड है इन पे इनकी टेक्नोलॉजी क्या है, NFC यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, जो रेडियो ट्रांसमिशन की तरह काम करता है, और सिर्फ टैप या वेव करने से ही पेमेंट हो जाता है। With this, we have come to an end of this chapter. I hope you like the session. If you have any doubt, please feel free to ask in the comment section. Thank you so much for your valuable time, and do let's subscribe to our channel, that is Babal Banking.